हे गाइस, वन पीस चैप्टर 1137 आ चुका है और इस चैप्टर में फाइनली शैंक्स का ट्विन रिवील होने वाला है और इसके साथ ही किंग हार्लेट के बारे में हमें काफी कुछ पता चलेगा और इन्हीं सभी कारणों के कारण ये चैप्टर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले चैप्टर में क्या हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। पिछले चैप्टर में जायंट सन गॉड के बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें पता चला था और साथ ही लोकी को श्रापित प्रिंस क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली थी। और चैप्टर के लास्ट में रॉड के साथ लूफी, जोरो और नामी लोकी को फ्री करने के लिए की को ढूंढने के लिए निकले थे और इस चैप्टर की शुरुआत होती है लूफी, जोरो, नामी और रॉड से जो एल्बाफ के कैसल की तरफ आए होते हैं लोकी को फ्री करने वाली की को ढूंढने के लिए। और रॉड अपने स्ट्रॉइड्स को बताता है 14 साल पहले जब से किंग हार्लेट की डेथ हुई है तब से इस कैसल के अंदर कोई भी नहीं आया है। और तभी इन सबकी नजर कैसल के गेट के ऊपर जाता है जो टूटा हुआ होता है और टूटे हुए कैसल के गेट को देखकर यहाँ पर रॉड शॉक्ड होकर बोलता है शायद कोई कैसल के गेट को तोड़कर अंदर गया है और यहाँ पर कोई गार्ड्स भी नहीं है। तभी जोरो बोलता है गेट को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसको अंदर से ही तोड़ा है। ये सब सुनने के बाद लूफी एक्साइटेड होकर बोलता है तो फिर हम अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ का क्या सीन है। और ये सभी कैसल के अंदर एंटर करते हैं और अपना लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है पर रॉड यहाँ पर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर हम कैसल को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा ह्यूज होता है कि हम इसके सीलिंग तक को देख नहीं पा रहे हैं। फिर लूफी रॉड से पूछता है कि लोकी को फ्री करने वाली की किधर है तो रॉड बोलता है मैं तो एक कॉमन मैन हूँ भाई, मैं आज से पहले इस कैसल के अंदर कभी भी नहीं आया हूँ। इसके बाद ये सब कैसल के और अंदर जाने लगते हैं और स्ट्रॉ हेड्स इस कैसल में हुए डिस्ट्रक्शन को देखकर रॉड से पूछते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन को बाहर के लोगों ने किया है। तो जवाब में रॉड बताता है ये जो तबाही तुम देख रहे हो अभी ये किंग हार्लेट और लोकी के बीच के बैटल के बाद का सीन है। और ये सुनकर और इन सभी डिस्ट्रक्शन को देखकर अपना जोरो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर रॉड बोलता है लोकी तो एक मॉन्स्टर है और जो किंग हार्लेट थे वो एल्बाफ के ना सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर में से एक थे। तो ये जो तबाही तुम देख रहे हैं ना ये तो भाई नॉर्मल ही है। तभी ये सब कैसल के हॉल में एंटर करते हैं और नामी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि यह हॉल पूरी तरह जायंट के स्केलेटन से भरा हुआ था। इस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये रूम एक जायंट का ग्रेवयार्ड है। फिर रॉड बताता है इस कैसल के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स थे पर उस दिन लोकी ने ना बहुत सारे वॉरियर्स मतलब 100 से ज्यादा वॉरियर्स को ना निपटा दिया था और इस फाइट में बस लोकी और जारुल सामा ही सर्वाइव कर पाए थे। और ये सीन इतना ज्यादा ब्लडी और खतरनाक था कि इसके बाद कैसल को बिना छुए ही सील कर दिया गया। और तभी लूफी एक जायंट के स्कल पर जाकर उसके हॉर्न से चिपट कर बोलता है इनके पास ऑर्स की तरह हॉर्न्स भी है। फिर रॉड इन सभी को बताता है जो हॉर्न्स है वो बिलोंग करती है एंशिएंट जायंट ब्लड से पर अब के टाइम पर प्योर एंशिएंट ब्लड वाले जो जायंट्स हैं वो नहीं है लेकिन इनका ट्रेस अभी ना किसी में बचा हुआ है। और तभी रॉड की नजर किंग हार्लेट के एक पोर्ट्रेट पर जाती है और रॉड स्ट्रॉ हेड्स को किंग हार्लेट की फोटो को दिखाते हुए बोलता है ये हमारे किंग हार्लेट है जो शांति को पसंद करते थे और ये एल्बाफ के हिस्ट्री में ना सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे। फिर रॉड किंग हार्लेट के हेड पर लगे स्कार्स के बारे में इन सभी को बताता है ये स्कार्स उन्हें उनके हॉर्न्स निकालने पर मिली है जो एंशिएंट जायंट ब्लड को दिखाता था। किंग के पास हॉर्न्स थे। ये सुनकर नामी और लूफी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अपना जोरो बोलता है हॉर्न्स को निकालने के लिए काफी ज्यादा गट्स चाहिए होगा। फिर रॉड बोलता है किंग हार्लेट की डेथ सबके लिए एक सदमे की तरह थी पर ये सदमा उनके दूसरे बेटे हजरुद्दीन के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था जो पहले से लोकी के हरकतों के लिए उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। ये सुनकर लूफी और नामी दोबारा से शॉक्ड हो जाते हैं और नामी बोलती है हजरुद्दीन और लोकी सही में भाई है क्या। तो रॉड बोलता है हाँ वो भाई है पर उनकी जो मदर है वो अलग अलग है। किंग हार्लेट के क्वीन से शादी करने से पहले ही हजरुद्दीन का जन्म हो गया था जो किसी और औरत से हुआ था और एल्बाफ ने हजरुद्दीन के मदर को क्वीन बनने की इजाजत नहीं दी क्योंकि वो दूसरे नेशन से बिलोंग करती थी। तो अपना जोरो बोलता है इसमें क्या दिक्कत है फिर वो भी तो एक जायंट ही थी ना। तो रॉड जोरो को बोलता तुम्हारी बात तो सही है पर ह्यूमन की तरह एल्बाफ में भी ना लोग जमीन और सामानों के लिए एक दूसरे से ना लड़ते हैं और एल्बाफ का ये मानना है कि दूसरे एरिया के जायंट एल्बाफ के ब्लड लाइन को खराब कर देंगे। ये सुनकर जोरो रॉड से पूछता है हजरुद्दीन का ब्लड लाइन भी तो खराब है फिर तुम उसके साथ क्यों हो। फिर हम रॉड के फ्लैशबैक को देखते हैं जब रॉड बच्चा था तब उसको दूसरे जायंट बच्चे काफी ज्यादा बुली करते थे पर हजरुद्दीन ही एक बंदा था जिसको रॉड की ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी लगी और रॉड को ना अपना दोस्त बना लिया। फिर रॉड बोलता है हजरुद्दीन एक ऑनेस्ट और काफी अच्छा बंदा है वो अपने फादर के साथ कैसल में भी नहीं रह पाया और अपनी मदर को ना काफी ज्यादा टॉर्चर होते हुए देखा है और इतने सब होने के बाद भी वो सभी जायंट्स को एक साथ लाना चाहता है और वो किंग ऑफ द जायंट्स बनना चाहता है और मैं उसके ड्रीम को पूरा करने में हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर जोरो बोलता है अच्छा तो ये बात है। और यहाँ पर जोरो का रिएक्शन काफी ज्यादा बोरिंग होता है क्योंकि ये बंदा भी ना लूफी के लिए सेम ही ड्रीम शेयर करता है कि वो लूफी को ना भाई किंग ऑफ द पायरेट्स बनने में हेल्प करेगा। और तभी लूफी को आगे कुछ जायंट्स कैसल के अंदर नॉक पड़े मिलते हैं तो वो इन सभी को वहाँ पर बुलाता है और ये वही जायंट्स होने वाले जिनको गनको ने पिछले चैप्टर्स में मारा था। फिर हम अंडरवर्ल्ड के सीन को देखते हैं जहाँ पर गनको अपनी पावर को यूज करके लोकी को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है ताकि वो होली नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए मान जाए और इतना पिटने के बाद भी लोकी है ना इनको ज्वाइन करने के लिए मना ही कर रहा होता है। फिर लोकी गनको के अटैक को प्रिडिक्ट करके उसको बताता है कि तुम
मुझे ऐसे मारने वाले हो। और सेम भाई इसी तरीके से गन को लोकी को मारती है। यहाँ लोकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से खून वगैरह आ रहा था, पर ये बंदा अभी भी मना कर रहा होता कि वो बंदा हॉली नाइट्स को ज्वाइन नहीं करेगा। और यहाँ गनको ने लोकी के जो एनिमल बीस्ट दोस्त होते हैं उन सभी को मार दिया होता है। फिर गनको दोबारा लोकी से पूछती है तुम हमें ज्वाइन करोगे या नहीं, पर लोकी वापस मना करता है और गनको फिर लोकी को मारती है। और इस बार लोकी बहुत तेज चिल्लाता है, तो सैंक्स का ट्विन गनको को रुकने के लिए बोलता है। और इसके बाद यहाँ पर फाइनली सैंक्स के ट्विन का फेस और नाम रिवील होता है। और ये बंदा दिखने में डिटो सैंक्स की तरह ही होता है, पर इसके बाल काफी ज्यादा लंबे होते हैं और ये रॉयल आउटफिट को पहना हुआ होता है। और इसका नाम फिकारलैंड सैमरॉक होता है। और यहाँ हमें गनको के डेविल फ्रूट का नाम भी पता चलता है और इसके डेविल फ्रूट का नाम होता है एरो फ्रूट। फिर सैमरॉक बोलता है अब हमें अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा और मेरी जुआ को कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर सैमरॉक बोलता है ये एल्बास के वॉरियर्स जिन्होंने बहुत टाइम पहले न्यू वर्ल्ड को जीता था, अब इनको वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर हम ला के ही रहेंगे। और अपना चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अब चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर बहुत ज्यादा क्रेजी था और इस चैप्टर को देख के इतना पता चल चुका है कि भाई इस चैप्टर में मतलब इस एल्बाफ आर्क में बहुत ज्यादा लोचा होने वाला है और एल्बाफ की हिस्ट्री में काफी ज्यादा लोचा है। ठीक है, तो सबसे पहले है ना फर्स्ट थिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले बताया गया कि किंग हार्लेट 14 साल पहले मरे थे और अपने लोकी को 6 साल पहले सैंक्स ने पकड़ा था। और 14 साल पहले अपने जो किंग मरे थे उसके बाद ये ना लोकी रैम्पेज करा था। और ये रैम्पेज भाई सी में जाके क्यों करा, चाहता तो लोकी भाई पूरे एल्बाफ को अपने कंट्रोल में करके पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था ना। ये अकेला ही बंदा है ना रैम्पेज करने के लिए सी में क्यों निकल गया और उसके बाद इसको सैंक्स ने क्यों पकड़ा और साथ में भाई इसको एल्बाफ के अंदर ही क्यों कैद किया गया। और अपनी सेकंड थिंग ये कि किंग हार्लेट और लोकी के फाइट में बस 2 बंदे सर्वाइव कर पाए, अपना लोकी और जारुल सामा। और ये दोनों ही क्यों सर्वाइव कर पाए, लोकी चाहता तो जारुल सामा को भी निपटा देता क्योंकि लोकी ने ऑलरेडी उनके सर में है ना खंजर मतलब तलवार को घुसा दिया था, पर वो मरते मरते बचे। और चाहता तो लोकी इनको यहीं पर मार देता ना और इनको मारने के बाद शायद से कोई भी ऐसा वॉरियर बचता ही नहीं जो लोकी को टक्कर दे पाता। और इसके बाद लोकी आराम से एल्बाफ का किंग बन ही जाता क्योंकि वो ऑलरेडी हजरुद्दीन से काफी ज्यादा पावरफुल है ही। फिर वो अपने ड्रीम को आराम से पूरा कर पाता कि वो पूरे वर्ल्ड को ना सन गॉड बनकर ना डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और हमें ना पिछले चैप्टर में ही पता चला लोकी और किंग हार्लेट के जो नतीजा है ना वो सन गॉड बनने के अटेम्प्ट के कारण ही हुआ जिसको हमें जारुल सामा ने बताया है। ठीक है, और यहाँ पर भाई सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये कि जो अपने किंग हार्लेट वो सन गॉड क्यों बनना चाहते थे, क्योंकि वो तो वैसे ही पीस वगैरह लाना चाहते थे ना। और यार अपने एल्बाफ के अंदर सन गॉड के अलग अलग मीनिंग दिया, हमें पता है कोई उनको लिबरेटर मानता है, कोई डिस्ट्रॉयर मानता है, तो कोई गॉड ऑफ लाफ्टर मानता है। तो शायद से भाई यहाँ पर लोकी ने ना डिस्ट्रॉयर वाला सीन को समझ लिया होगा। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि भाई लोकी एल्बाफ में हो ही ना, वो भाई पहले से ही बाहर हो जब जारुल सामा ने अपने सोल्जर के साथ मिलकर अपने किंग हार्लेट को मरवा दिया और यहाँ पर लोकी आया हो जो जारुल सामा के ऊपर अटैक करो और जारुल सामा ने भाई लोकी के हरकतों के कारण ही उसको भाई फंसा दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो शायद से भाई यहाँ पर है ना काफी कुछ सीन होने वाला है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें आने वाले मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। और इस चीज को मैं एक सांस में बोल रहा हूँ भाई, बिना पढ़े बिना लिखे, तो इसमें ना वर्ड इधर उधर हो सकता है, तो थोड़ा सा ना तुम कॉम्प्रोमाइज कर लेना और इस चीज को ना थोड़ा सा सोचना कि भाई जारुल सामा सही में कुछ गड़बड़ कर रहा है या फिर भाई रियल में लोकी बंदा ना खराब है। क्योंकि भाई मुझे तो लगता नहीं कि लोकी खराब है, क्योंकि ये बंदा भाई वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है सन गॉड बनकर। पर यार इसके अदर हैंड देखा जाए ये बंदा दिल का काफी साफ बंदा भी है। और जारुल सामा मेरे को तो सही शुरुआत से लगी रहा है कि ये बंदा कुछ छुपा रहा है, तो शायद से भाई ओडा सन से कुछ तगड़ा पकार है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में पता ही चलेगा। तो तब तक वेट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।